नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपके लिए है झारखंड का क्वेश्चन बैंक, जो यहाँ पर 2013 और 2016 में जो 2 बार एग्जाम हुआ है, उन दोनों का EVS का क्वेश्चन बैंक आपको करवा दिया गया है। ठीक है। अब देखिए विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं उसका भी आप क्वेश्चन सभी का बना लेंगे, चाहे वो EVS का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो या यहाँ पर मैथ्स का हो। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर EVS चल रहे हैं। तो आज हम लोग बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में EVS से 18/2/2012 को कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्रश्न आया हुआ था उसको हम लोग देखेंगे और आप साथ में बनाइएगा। ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि आपको जो है अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा देना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रत्येक स्टेट का बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक उम्मीद जगेगी कि आप इस तरह के प्रश्न को बना पा रहे हैं। ठीक है। तो हम इसी कड़ी के लिए देखिए आपको यहाँ पर अभी क्या है, तो अभी JCERT जैक की किताब से हम सारा नोट्स आपको दे रहे हैं। ठीक है। JCERT जैक की किताब से आपको हम सारा नोट्स दे रहे हैं बना करके। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपको हम यहाँ पर विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका भी प्रश्न आपको हम बना करके करवा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, तो इससे आपको बेनिफिट होने जा रहा है कि आपको जो है यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप सिर्फ 150 रुपया में EVS का यहाँ से JCERT जैक का जो सिलेबस न्यू आया है वो ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। ठीक है। और उसकी क्लासेज भी इसमें EVS करेगी। लेकिन आप अगर संपूर्ण 1 to 5 का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं क्षेत्रीय भाषा छोड़ के, तो केवल 500 रुपया में आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। सभी कुछ आपको यहाँ पर JCERT जैक की किताब का हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, साथ में क्वेश्चन बैंक आपको दिया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आया हुआ था। देखिए 61 से स्टार्ट होता है पर्यावरण अध्ययन का, पार्ट 3 में चलता है। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 में पढ़ाया जाता है, उसके लिए कौन सबसे प्रभावपूर्ण विधि नहीं है। व्याख्या विधि, कहानी विधि, समस्या समाधान विधि या भ्रमण विधि। ठीक है। कौन सबसे प्रभावपूर्ण विधि यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो इसमें कौन नहीं होगा, भ्रमण विधि, घूम घूम कर जो हम लोग देते हैं वो नहीं होगा प्राथमिक स्तर के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 62 नंबर आप देखेंगे। आप लोग भी देखिए कमेंट करते चलिएगा कितना सही कर पाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भवन का मुख्य उद्देश्य है। देखिए ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इसी तरह का प्रश्न पूछेगा। ठीक है। तो शिक्षण शास्त्र के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, आप जो डेली क्लास करते हैं वही सारा कुछ आपका शिक्षण शास्त्र में चला जाएगा। ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय में यदि आप भ्रमण करने ले गए हैं बच्चों को, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। मनोरंजन करवाना है, सरकारी योजना का निर्वाह करवाना है, प्रत्यक्ष अनुभव कराना है या पिकनिक मनाना है। ठीक है। आप संग्रहालय में लेकर जा रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। देखिए जो शिक्षक जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार जवाब देंगे। कोई कहेंगे मनोरंजन के लिए हम ले जा रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए गलत है। कोई कहेगा सरकारी योजना का निर्वाह, यानी हमारा जो पैसा आया है घुमाने के लिए उसका हम निर्वाह कर रहे हैं, तो ये भी गलत है।
प्रत्यक्ष अनुभव, देखिए घुमाने का, संग्रहालय में ले जाने का मतलब है कि जो बच्चा अभी तक सुन रहा था, जो बच्चा अभी तक सुन रहा था वो उससे कम सीखेगा, लेकिन जब वो जाएगा, सुना हुआ भी रहेगा और जब जाएगा तो प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, सामने देखेगा तो उससे वह ज़्यादा सीखेगा। तो भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ही होता है प्रत्यक्ष अनुभव कराना, ये नहीं कि पिकनिक मनाना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता क्या है। देखिए सृजनात्मक आपको ईवीएस में भी पढ़ना है और सृजनात्मक आपको जो है यहाँ पर सीडीपी में भी पढ़ना है, तो ये सभी में रहता है, लेकिन बहुत इसके नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं जिसका आप जानते हैं सृजनात्मकता का मतलब तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, नए नए चीज़ों में रुचि ला करके सृजन करना। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन देखिए है, बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों के रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है। तो सृजनात्मकता वाले बच्चे कभी रटते नहीं हैं। बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करता है, सृजनात्मक बच्चे कभी एक दिशा में नहीं योग्यता विकसित करते हैं। पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देता है, सृजनात्मक बालक पाठ्य पुस्तक को बढ़ावा नहीं देते हैं। यानी राइट आंसर इसका ए होगा। सृजनात्मक क्या होता है, कुछ नए नए बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है। जैसे आप शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, विद्यालय में, तो बहुत सारे शिक्षक, आप भी हैं और भी आपके मित्र शिक्षक हैं, करवा रहे हैं, तो आपका जो कक्षा है वो अभिप्रेरित शिक्षण है। इसका मतलब क्या है, दूसरे कक्षा अभिप्रेरित नहीं है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर अभिप्रेरित शिक्षण का क्या है, पहले ऑप्शन देखते हैं। गृह कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण करवाना, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में बच्चों की अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में खामोशी। ठीक है, तो अभिप्रेरणा शिक्षा, अभिप्रेरक शिक्षण का मतलब कक्षा में एक खामोशी, ये गलत है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, ये अभिप्रेरित शिक्षण का नहीं है। गृह कार्य पूर्ण करना, ये अभिप्रेरित शिक्षण का नहीं है। अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब कि अगर कोई बच्चा प्रेरित हो गया तो इसका मतलब वो आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर कोई बच्चा आपके क्लास में आपको पढ़ाने के बाद यदि प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब वो अभिप्रेरित शिक्षण था, बच्चों में प्रेरणा आई जिसके बाद में वो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों हवा में भार होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण क्या है। हवा में क्या होता है, भार होता है, इसको बताने या समझाने के लिए मुख्य चरण क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए समस्या, परिकल्पना, प्रयोग या निष्कर्ष, परिकल्पना, समस्या, प्रयोग या निष्कर्ष, प्रयोग, परिकल्पना, समस्या, निष्कर्ष या समस्या, प्रयोग, परिकल्पना, क्या होगा इसको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों में हवा में भार होता है, तो ये उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एक समस्या आता है। ठीक है, समस्या आता है, इस समस्या से क्या होता है, परिकल्पना करते हैं, परिकल्पना करने के बाद क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोग करते हैं तो लास्ट में निष्कर्ष इसका निकलता है, लास्ट में रिजल्ट आता है। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण जिसको डिहाइड्रेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है निर्जलीकरण में, तो मनुष्य के शरीर से या कोई बालक हो उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, तो जल निकल जाता है, बहुत अधिक मात्रा में जल निकल जाता है, और जल में घुले हुए जो लवण होते हैं वो भी उसका निर्जलीकरण में पूरे शरीर से धीरे धीरे निकलने लगता है। ये पता तो तब चलता है कि बच्चा में कितना जो है यहाँ पर निर्जलीकरण हुआ है उसके भाव को देख करके। ठीक है, तो निर्जलीकरण से जो ग्रस्त बालक होता है उसके शरीर से क्या चीज़ निकल जाता है, तो लवण एवं जल बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। देखिए आपको बता देते हैं, इस तरह का यदि आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको देखिए इसी तरह का प्रश्न थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आते रहता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए। और देखिए अभी ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ाई हुआ है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस सारा चीज़ देखिए आ रहा है ना, तो कुछ भी निकल के आ सकता है, इसलिए सारा चीज़ को, टॉपिक को जो JCERT किताब का आपको
नोट्स यहाँ पर हमने पर्यावरण का देखिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर दिया है, उसको तो आप सभी परीक्षा में जाने से पहले अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। और उसको दे हम कितना बड़े 150 में, जो आपके लिए बहुत ही न्यूनतम स्कोर होगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से 28 जो है आपका 30 नंबर, उसमें 25 से 28 के बीच में नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। इतना आप तैयारी कर लीजिएगा जितना हम करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर का कोई भी चीज़ आपको हम कंटेंट यहाँ पर नहीं देते हैं, और बहुत कम पढ़ा करके आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स आपको हम दिवाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? ग्रेनाइट, पारा, बॉक्साइट या जल, ठीक है। बॉक्साइट ये तो आपको यहाँ पर ठोस है, ग्रेनाइट ठोस है, और पारा, ठीक है, पारा यहाँ पर एक जो है लिक्विड है, द्रव है। लेकिन जल देखिए, जल को जब आप फ्रीज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये कैसा बन जाएगा? बर्फ बनेगा, ठीक है, बर्फ। ये बर्फ किस अवस्था में आ गया? ठोस। अगर जल को आप नीचे से गर्म करेंगे तो ये क्या निकलेगा? वाष्प यानी गैस, ठीक है। तो ये जल हो गया द्रव, इसको गर्म किए तो ये हो गया वाष्प गैस, और जब इसको ठंडा किए तो बर्फ यानी ठोस। यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में जल बन सकता है, बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यानी राइट आंसर का डी हो जाएगा। अगला, बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? सुसु, सोन मछलियाँ, रोहू या कैटरफिश, ठीक है। तो उसको सुसु के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म ठीक है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाला गैंडा और केरल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 2 सींग वाला गैंडा और उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1 सींग वाला दरियाई घोड़ा और असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 2 सींग वाला गैंडा और मणिपुर में है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए गलत कहाँ है इसमें रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में है, ठीक है। असम वाला ऑप्शन कौन है? सी है, इसलिए सी ही मारिएगा। यहाँ पर मेन गलत हो रहा है, ठीक ना। चलिए अगला, पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? पक्षियों के पंजों पर, पक्षियों के पैर पर, भोजन के प्रकार पर, इनमें से सभी, ठीक है। देखिए ये पक्षी वाला चीज़ ये हमने आपको अभी ईवीएस के अंतर्गत जो जेसीईआरटी का वो पढ़ाया है। पक्षी का चोंच, विभिन्न पक्षियों का चोंच देखिएगा अलग अलग होता है, किसी इस टाइप का छोटे होते हैं, किसी का देखिएगा पूरे बड़े होते हैं। तो ये चोंच किसके आधार पर? तो चोंच भोजन के प्रकार के आधार पर मिला है। कोई क्या करते हैं तो लकड़ी को खोद के खा जाते हैं, कोई क्या करता है तो मिट्टी को खोद के खाते हैं। तो ये चोंच उसके उसी के आधार पर भोजन करने के लिए मिला हुआ है। यानी भोजन के प्रकार के आधार पर पक्षियों का चोंच जो होता है अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पक्षियों का चोंच किस पर आश्रित होता है? तो भोजन के प्रकार पर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, खाद्य श्रृंखला के अनुसार, खाद्य श्रृंखला जो यहाँ पर फूड चेन, ये भी आपको करवा दिया गया है। मनुष्य कौन सा वर्ग में आता है? देखिए प्रश्न करवाया हुआ आपको, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी, ठीक है। देखिए अब आपको बताते हैं, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य क्या होता है? तो मनुष्य हरा साग सब्जी फल को भी खा जाता है, तो इसके अनुसार शाकाहारी हो गया। और वो जानवर को भी खा जाता है, तो इसके अनुसार वो मांसाहारी। यानी मनुष्य जो है शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, इसलिए इसको हम लोग किस में डालेंगे? सर्वाहारी में डालेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका सर्वाहारी। सर्वाहारी किस में है? बी में है, बी इसका ऑप्शन होगा। संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? समताप मंडल, धरातल से 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्षोभ सीमा, आयन मंडल। देखिए पृथ्वी की जो परत है आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अभी तो सिलेबस में इस तरह से नहीं है, लेकिन हम इसको करवाएंगे आपको अदर कह के, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईवीएस, तो उसको भी हम करवाएंगे जिसमें सारा चीज़ आपको आएगा, ठीक है। तो संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थित किए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको जो है क्षोभ मंडल, पृथ्वी की सबसे निचली परत जो हम लोग बनाते हैं, तो ये होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है मध्य मंडल और फिर होता है वायुमंडल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्षोभ मंडल में जो शुरू वाला होता है उसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, जैसे बादल, धुंध, कोहरा होता है। समताप मंडल क्या होता है? तो यहाँ ताप बराबर रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक है। और आयन मंडल जो है, आयन मंडल में यहाँ पर संचार कृत्रिम उपग्रह होते हैं, ठीक है। लेकिन संचार के लिए यहाँ पूछ रहा है उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अगला है
समाज की कौन सी इकाई रक्त संबंध में का पाया जाना अनिवार्य है? समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंध का पाया जाना अनिवार्य है? परिवार में, गांव में, समुदाय में, पास पड़ोस में। ठीक है, तो रक्त संबंध कहाँ पाया जाता है? ये परिवार में पाया जाता है, जिसके अनुसार रक्त संबंध में कोई मामा होता है, कोई मौसी, कोई दादा, कोई दादी, कोई नाना, कोई नानी, ये आपका क्या है? तो रक्त संबंध है। ठीक है, तो ये परिवार में पाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? जो हम लोग झंडा बनाते हैं, ठीक है, झंडा बनाते हैं ना, इस तरह से झंडा बनाते हैं हम लोग, तो इसे बीच में जो होता है इस चक्र, इसमें कितना तीली होता है? इस तरह होता है ना, कितना होता है? 12, 16, 24, 20। राइट आंसर होगा 24, क्योंकि 24 होता है, इसलिए 24 घंटा जो है यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। 75 नंबर है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा? किसके बिना ऊर्जा नहीं बन पाएगा? भोजन, ये तो नहीं चाहिए, पौधों का तना, मनुष्य, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होगा वो आपका सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होगा। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे परीक्षण की विशेषता आप जानते हैं कि प्रश्न वैध होना चाहिए, प्रश्न में विश्वसनीयता होना चाहिए, और प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ये 3 को हो गया, 3 का सुझाव था, यानी ये तीनों जो है परीक्षण की विशेषता है। विशेषता कौन नहीं है? तो विशेषता यहाँ पर जो है आपको वैधता, वस्तुनिष्ठा, उत्तीर्ण करना इसमें नहीं होगा। वैधता, वस्तुनिष्ठा और विश्वसनीयता ये अच्छे परीक्षण की विशेषता है। ठीक है, ये अच्छे परीक्षण की विशेषता है, लेकिन आपसे पूछा था कौन विशेषता नहीं है, तो उत्तीर्ण करना ये विशेषता में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य श्रव्य सामग्री, देखने वाला, और दृश्य मतलब देखने वाला, और श्रव्य मतलब सुनने वाला सामग्री है? टेप रिकॉर्डर में सिर्फ यहाँ पर क्या होता है? श्रव्य होता है। रेडियो में सिर्फ श्रव्य होता है। मॉडल में सिर्फ श्रव्य होता है। लेकिन भ्रमण में हम कुछ देखते भी हैं, दृश्य भी देखते हैं और सुनते भी हैं, श्रव्य, यानी दृश्य श्रव्य में आपको चला जाएगा भ्रमण। ठीक है, अगला है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या है? पुस्तकें, अवलोकन, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। ठीक है, कौन सा है आपको बताना है? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपको जो है अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? ठीक है, तो सबसे अच्छा साधन जो माना जाता है वो देखिए अवलोकन, यानी आगे पीछे अपने गांव घर के चीज़ों को अवलोकन करके पर्यावरण अध्ययन को आप आसानी से समझ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मकता आकलन का उद्देश्य है छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना, छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाना। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है आपको छात्रों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की कमजोरियों को दूर करना। यानी जिस समय आप शिक्षा दे रहे हैं, अगर उस समय कुछ मजबूरी आ रही है तो उसी समय आपको उसकी शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बीजों का अंकुरन के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। बीजों का अंकुरन का प्रभावी शिक्षण यदि आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट पर नामांकित चित्र, बीज और उसका पौधा, बीज के अंकुरन के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना। ठीक है, तो बीज के अंकुरन के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि बीज डाल दिया आप तो उसके अंकुरन के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन क्या करना चाहिए? देखा जाना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि बीज बन रहा है या बीज से अंकुरन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना है? बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है आपको बताना है। ठीक है, गंगा, सोन, फल्गु, पुनपुन। ठीक है, रेलवे पुल कौन सी नदी पर बना है? तो वो गंगा नदी पर सबसे बना है लंबा। ठीक है, गंगा नदी पर सबसे लंबा। अगला, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य, मखाना की खेती के लिए भारत देश का अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। ठीक है, तो मखाना की खेती 80% जो है वो बिहार में होता है। तो मखाना खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य जो है आपका बिहार है। ठीक है,
अगला है, एक रोगी का लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन सा विटामिन की कमी के कारण लगातार रक्त बह रहा है। ठीक है, हम एक ट्रिक आपको बताए थे, रात बेरी बेरी साली रोई पर खून ना रुका। ठीक है, रात से रतौंधी ए और बेरी बेरी से बी, ठीक है, और सा से स्कर्वी और रोज ई सिरकेट डी सिरकेटस। ठीक है, पर प्रजनन क्षमता की कमी ई हो गया, पर खून न रुका के, यानी के की कमी से खून नहीं रुकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको विटामिन के इसका राइट आंसर होगा। प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है। प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है। मच्छर, बंदर, सुअर, चूहा। ठीक है, तो प्लेग नामक रोग जो है चूहा के मरने से या चूहा के काटने से व्यक्ति में ये ज़्यादा करके फैलता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म ठीक नहीं है। खनिज तेल बायोगैस में आता है, जैव कचरा बायोगैस में आता है, पशुमल बायोगैस में आता है, मानवमल बायोगैस में आता है। एकदम सही है, पशुमल भी बायोगैस है, मानवमल भी बायोगैस है, जैव कचरा भी बायोगैस है, लेकिन खनिज तेल जो है बायोगैस में नहीं आता है। अगला है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्रों के विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की शारीरिक क्षमताओं का पता लगाना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निदानात्मक में क्या किया जाता है, किसी चीज़ का निदान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या निदान कर सकते हैं, तो इसमें आप छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या जो है उसको पता लगा सकते हैं। राइट आंसर निदानात्मक का यही होगा, कैसे निदान होगा तो उसको निदान हम लोग कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है। पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पहला भी है पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, दूसरा भी है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कि जीव संरक्षित रहे, तीसरा का प्रदूषण उन्मूलन भी पर्यावरण अध्ययन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, यानी राइट आंसर इसमें डी होगा, सभी होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। निष्पक्षता, उदारमति, कारण तत्व विश्वास, अंधविश्वास में रुचि। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कौन सा गुण है। निष्पक्षता होता है, उदारमति होता है, कारण तथा तथ्य में विश्वास होता है, अंधविश्वास में रुचि ये गलत है, अंधविश्वास में रुचि विज्ञान जो है नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। निदानात्मक, गुणात्मक, परिमाणात्मक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक आकलन का मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये बताना था आपको। ठीक है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है परिमाण को लाना, परिमाणात्मक होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में जाना जाता है। योजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या कहानी विधि, किसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे अच्छा जो मान्यता दिया गया है वो आपको प्रदर्शन विधि है। कौन सा, आपको प्रदर्शन विधि दिखा करके करवाना जो है पर्यावरण अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका मोबाइल नंबर देखिए मेरा दिया गया है 9631054226, इस पर आप संपर्क करके यहाँ से EVS के सारे नोट्स और क्वेश्चन बैंक सिर्फ 150 रुपये में आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का करना होगा तो 500 रुपये मिल रहा है, इसलिए आप जल्दीबाजी करें और जल्द से जल्द जो है यहाँ पे अपना पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन बैंक बना लेंगे। धन्यवाद।